सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के कुछ क्वेश्चंस जो कि जेई में आए हुए हैं। नीट में देखा गया है कि इतने क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट कोई भरोसा नहीं है, नीट भी पूछ सकती है इन सवालों को। तो जेई के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो लगभग मैं बता दूं कि मैं पुराने 5 सालों के क्वेश्चंस को जो है इन वीडियोज़ में कवर करूँगा। जो भी 2025 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन आए हैं हम उनको कवर करेंगे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इससे ज़्यादा और पीछे हमें जाना चाहिए। बिकॉज प्रैक्टिस के लिए हमारे पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। अगर सिर्फ फिज़िक्स की बात करें तो आपके पास केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, एंड अगर आप नॉन मेडिकल से हो तो आपके पास मैथ भी है। तो इसलिए हमें इक्वल वेटेज देना पड़ेगा तीनों सब्जेक्ट्स को। तो इसलिए हम लोग बस इतनी मेहनत करें कि हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आ जाएँ, हम उसमें कैपेबल बने। तो लगभग 5 सालों के क्वेश्चन अपने लिए इनफ होते हैं। अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम एक अच्छा खासा टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क पावर एनर्जी से टॉपिक है। तो किस यूनिट का टॉपिक है? तो यूनिट है अपनी WP, वर्क पावर एनर्जी, और एनर्जी वाले पार्ट में ये टॉपिक आता है एंड मेरा फेवरेट टॉपिक है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक सीखेंगे जो ट्रिक तुम्हें बहुत काम आने वाली इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, क्योंकि उन परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में अगर वो ट्रिक हमने लगाई तो क्वेश्चन बहुत ही इजीली सोल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले तो रिलेशन डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने पिक्चर ऐड करी है जहाँ पर आप देख सकते हो कि लड़की लड़के को कह रही है कि यू नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम, राइट? ऑफ कोर्स। अब इसका मतलब क्या है, एक बार जरा इसका मतलब जानते हैं। हम इनकी और बातों पे ध्यान ना देके हम पहले ये देखेंगे कि इसने इसको क्या बताया। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूँ, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मास अगर मैं कॉन्स्टेंट रखता हूँ तो लगभग मैं देख सकता हूँ कि मेरा 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, v लिख दूँगा। समझ में आया? तो मास मैंने कांस्टेंट रखा तो ½ m एज इट इज़, और पावर लगाई, पावर नीचे, और पावर में से 1 कम कर दिया मैंने। लगभग ये मेरे पास हो गया। अब अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये 2 से 2 कट गया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने t के साथ इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, आपको इसको वेलोसिटी के साथ डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर इस लड़की ने जो इसको बात बताई है कि यू नो दैट द डेरिवेटिव काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटम, बट वो ये बताना भूल गई कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव करना किसके साथ है? करना वेलोसिटी के साथ है। तो जब हम देखेंगे तो इसका आंसर मेरे पास निकल के आएगा mv, एंड वी नो दैट दिस इज मोमेंटम p। तो लगभग एक रिलेशन तो ये होता है। अब ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। अपने लिए इम्पॉर्टेंट है क्या, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना चाहेंगे। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv² और मोमेंटम का फॉर्मूला है mv। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर स्क्वायरिंग है, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है। तो अगर मैं मोमेंटम को भी दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, m² v²। और उसके बाद अपने को बस कुछ नहीं करना, उसके बाद एक ही चीज़ करनी है अपने को कि इसको मैं मान लेता हूँ मेरी फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मैं मान लेता हूँ मेरी सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो डिवाइड सेकंड एंड फर्स्ट। तो तुम लोग देखोगे कि p² बाय काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा m² बाय v² अपॉन में ½ m v²। v² से v² कटा, 1 m से 1 m गया, और ये जो 2 है ये मेरा कहाँ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। तो p² बाय काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा 2m के। और इस काइनेटिक एनर्जी को भी इधर क्यों दुखी करना है, इसको भी ऊपर भेजते हैं। तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ गया कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। क्यों? एक तो क्लास 11th में काम आएगा, फिर एक क्लास 12th में काम आएगा, और 12th में तो 2 जगह, एक बार मैग्नेटिक इफेक्ट में और एक बार तुम्हारे ड्यूल नेचर में। दोनों जगह फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है, और 11th क्लास में तो काम आएगा ही आएगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि फॉर्मूला केवल अपने ही यूनिट के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दूसरी यूनिट्स में भी जो कि क्लास 12th में आनी है उनमें भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो हर एक एस्पिरेंट को इस फॉर्मूले की जानकारी बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम फिर के यहाँ से बन सकता है। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं हम पहले तो उनको देखेंगे।
तो लगभग अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले टाइप का इससे क्वेश्चन जो बनता है वो रेशो बेस्ड बनता है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने देखे कि रेशो पर आते हैं। तो लगभग रेशो के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करते हैं वो हम करेंगे इसी वीडियो में। हम लोग जो PYQs हैं उन्हीं में हम देख लेंगे कि रेशोज़ के क्वेश्चन कैसे बनेंगे। दूसरे क्वेश्चन इसमें से जो बनते हैं वो बनते हैं परसेंटेज बेस्ड। अब ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व करें वो अपने को देखना है, और उसका मैं बिल्कुल एक ईजी ट्रिक बताऊँगा तुम लोगों को कि जिससे मतलब इस क्वेश्चन को करना बेहद आसान हो जाएगा। तो लगभग वो ट्रिक है क्या, पहले तो उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन को उठाता हूँ। चलो, अब होता क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूँ तो क्या होता था अपने को, अगर कोई भी चीज़ गिवन, अगर कोई भी चीज़ की परसेंटेज बढ़ा के दी जाए, जैसे मैं बोलता हूँ कि एक पेन था, वो उसका रेट 20% इंक्रीज़ कर दिया, 20% इंक्रीज़ कर दिया। अब तुम लोग बोलोगे अगर 20% इंक्रीज़ कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन को अपने को एक ट्रिक दी जाती थी करने की कि तुम पेन के रेट को 100 अज्यूम कर लेना। 100 क्यों अज्यूम कर लेना? बिकॉज 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान है। अगर मैं बोलूँ कि 1% ऑफ 100 तो 1 आएगा, अगर मैं बोलूँ 2% ऑफ 100 तो 2 आएगा, अगर मैं बोलूँ 30% ऑफ 100 तो वो 30 आ जाएगा। मतलब जितना परसेंटेज तुम 100 का बोलोगे उतना आ जाता है। अगर मैं इस क्वेश्चन डिमांड करे कि वो 20% बढ़ रहा है, इसका मतलब वो 20 बढ़ा, इसका मतलब उसका जो रेट है वो कितना हो गया, 120 हो गया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरे पेन का जो रेट है इनिशियल वो 100 रुपये है और फाइनल वो 120 रुपये है। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर मैं तुमसे अब ये पूछूं कि इस पेन के रेट में चेंज कितना आया, तो तुम लोग बोलोगे सर इस पेन के रेट में चेंज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल 20 रुपये का चेंज आया। तो लगभग मैं क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था कि अपने को कोई भी चीज़ गिवन हो जिसकी परसेंटेज बढ़ रही है, जिसकी परसेंटेज घट रही है, वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या जो भी हो रहा है, तो हमेशा उसको क्या मान लेना है, उसको 100 मान लेना है। अब 100 से क्या होगा, क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, हमें परसेंटेज ऐड करना आसान हो जाएगी। लगभग मैंने देखा है कि काफ़ी सारे एजुकेटर्स हैं, काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो इसमें एक्स लेट करके इस क्वेश्चन को करवाते हैं। बट ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बट क्वेश्चन उससे थोड़ा सा एक लेंदी वे में चला जाता है, लेंदी भी बन जाता है। थोड़ा सा क्या होता है, वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं तो दिखने में अच्छा नहीं लगता। 100 से चीज़ों को करना बड़ा आसान है। अगर तुम इसी कंसेप्ट के लगभग 10-20 क्वेश्चन ट्राई करके देख लेते हो, खुद से बना के भी ट्राई करके देख लेते हो, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि और इसमें क्या सीखें। एक चीज़ और सीखना, एक चीज़ और क्या सीखना कि लगभग जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई राम है, उसकी इनकम जो है वो 10,000 रुपये है। कितनी है? 10,000 रुपये महीने की। अब उसकी इनकम को कितना कर दिया गया, 25,000 रुपये कर दिया, 25,000 कर दिया। ये उसकी इनिशियल थी, उसकी फाइनल थी। तो अगर मैं तुमसे उसकी इनकम का चेंज पूछूं तो तुम लोग क्या बोलोगे कि 10,000 थी, 25,000 अब होने लगी, तो लगभग उसकी इनकम सर 15,000 रुपये बढ़ गई। अब अगर 15,000 रुपये बढ़ी है उसकी इनकम, 15,000 रुपये अगर उसकी इनकम बढ़ी है, तो अगर मैं तुम लोगों से चेंज तो निकल गया, अगर मैं तुमसे चेंज परसेंटेज पूछूं तो तुम लोग क्या बोलोगे? तो जब भी चेंज परसेंटेज की बात आती है, क्या करना, चेंज निकालो, उसको इनिशियल वैल्यू से, किस वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। देखो दोबारा से समझो कि जब भी किसी चीज़ का चेंज परसेंटेज पूछी जाए, परसेंटेज चेंज पूछा जाए, तो क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप चेंज निकालो, दूसरा स्टेप क्या करना है अपने को, उसी चेंज को उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लगभग 15,000 को जब तुम लोग, लगभग 15,000 को जब तुम लोग कितने से, 10,000 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 जीरो इससे कटे, 2 जीरो इससे कटे, आंसर आ जाएगा कि उसकी इनकम 150% क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। अब इन दो कंसेप्टों को जरूर से ध्यान रखना। पहला कंसेप्ट क्या पढ़ा कि कभी भी किसी भी चीज़, जो चीज़ का रेट बढ़ रहा हो, रेट घट रहा हो, या कोई भी चीज़ बढ़ रही हो, घट रही हो, तो उसी चीज़ को 100 मान लेना। और दूसरा रिलेशन ये कि अगर कोई चीज़ तुम्हें जितनी भी मिल जाए, उसका फाइनल भी पता लग जाए, तो फाइनल में से इनिशियल घटाना, उसका चेंज आएगा, और उसी चेंज को अगर तुम लोग इनिशियल से क्या कर दोगे, उसी चीज़ को अगर तुम इनिशियल से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास उसका परसेंटेज चेंज आ जाएगा। अब ये दो चीज़ों को समझते हुए हम ज़रा क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो कि जेईई में पूछे गए, ठीक है।
और कैसे इन क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले तो रिलेशन को बिल्कुल याद कर लो, रट लो, समझ लो कि रिलेशन होता है 2m/ke और कोई रिलेशन इनके बीच का नहीं होता। चलो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन में जो वो वाला ढूंढूंगा जो परसेंटेज बेस्ड है, क्योंकि अभी परसेंटेज का तो देखो ये आ गया परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी बिकम्स 4 टाइम्स। देखो भाई क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से समझो जरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगी। अब मैंने क्या बोला, जो भी चीज़ बढ़ रही है घट रही है उसको 100 मान लो। तो ये मान लो, अब 100 ऐसे मत मानना, मैं एक टेबल बनानी सिखा रहा हूँ, उस टेबल को बनाओ। यहाँ पर क्या करो, इनिशियल रखो, यहाँ पर क्या करो, फाइनल रखो। अच्छा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी रखो और यहाँ मोमेंटम रखो, बस ये टेबल ध्यान रखना। एक कॉलम में काइनेटिक एनर्जी, एक कॉलम में पोटेंशियल, एक कॉलम में मोमेंटम। ठीक है, एक कॉलम में काइनेटिक एनर्जी, एक कॉलम में मोमेंटम, और एक जगह अपना इनिशियल, एक जगह अपना फाइनल। अपने को ये देखना है। अब करो क्वेश्चन। अब क्या चीज़ गिवन है, गिवन है काइनेटिक एनर्जी। क्या गिवन है, गिवन है अपने पास काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो इसको 100 मान लो, सिंपल। अब ये 4 गुना बढ़ेगी, अगर 100 का 4 गुना बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 400। बहुत आसान था, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है मुझे, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मोमेंटम का परसेंटेज चेंज कितना है। तो एक बात बताओ, तुमने एक रिलेशन पढ़ा है p² बराबर 2m/ke। अब मास में तो कोई चेंज नहीं आ रहा ना, अगर मास में चेंज नहीं आ रहा तो इसको एक बार को क्या करो, इसको इग्नोर करना। क्या कर दो, इग्नोर कर दो, और ज़रा p² को ही तुम ke मान लो, और आसान कर देता हूँ काम। अब सोचो, अगर ke की वैल्यू 100 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर सोल्व होगा, यहाँ पे रूट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10। तुम बोलोगे सर 10 है। अगर मैं बोलूँ, अगर मैं यहीं पे बोलूँ कि अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 400 है, यहाँ पर है 400 फाइनल, तो तुम लोग बोलोगे सर p की वैल्यू फिर 20 आ जाएगी। तो लो फिर 20 आ गई। तो मुझे बताओ, जब भी तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना होता है तुम्हें 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो उसकी फाइनल वैल्यू, एक उसकी इनिशियल वैल्यू। तो लगभग सोल्व करके देखोगे तो 20 - 10 10 आ जाएगा। ये तो चेंज आ गया। अब परसेंटेज चेंज क्या होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना। तो 10 इनिशियल वैल्यू भी 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आंसर 100% ही आ जाएगा। तो लगभग अपना जो आंसर यहाँ पर आएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 100%। अब देखो ये पहला क्वेश्चन करा है, थोड़ा सा हो सकता है तकलीफ हुई हो, बट फिर से इस चीज़ को समझो कि जो चीज़ गिवन होती है उसको 100 मानो, और जितना उसमें चेंज आया है, जितना उसमें बदलाव आया है उसको लिख दो। जैसे काइनेटिक एनर्जी को 100 माना, 4 गुना बढ़ी तो मैंने 400 हो गया। अब बात आती है कि अगर काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो मोमेंटम कैसे मिलेगा। भाई मोमेंटम के लिए तो फॉर्मूला है p² बराबर 2m/ke। अब 2m को यहाँ पर क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। इग्नोर करा, सीधा ये लिखा। अब ये लिखना बिल्कुल गलत है, बट हमें क्वेश्चन सोल्व पे ध्यान देना है। तो p² को 100 कर दिया, p की वैल्यू आ गई 10, और यहाँ पर ऐसे ही p² को फिर 400 रखा तो p की वैल्यू 20। परसेंटेज निकालने का तरीका मैंने बता दिया। चलो एक और क्वेश्चन से और क्लियरिटी लेके आते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब की बार मोमेंटम गिवन है और काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज पूछा है बस। ठीक है, परसेंटेज में पूछा है, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन में, तो निकालते हैं, पर देखते हैं। अब देखो सबसे पहला वही काम, इनिशियल फाइनल के पी। चलो अब की बार मोमेंटम गिवन है तो उसको 100 मान लो। अगर 20% कोई चीज़ बढ़ जाती है, देखो 100 रुपये उसकी कॉस्ट और 20% बढ़ता है तो कितना हो जाएगा, 120। अब कुछ नहीं करना अपने को, अब फॉर्मूला लगाओ। तो देखो पहला स्टेप ये होता है, दूसरा स्टेप फॉर्मूला होता है। अब यहाँ 100 है, 100 का स्क्वायर करोगे तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। अब भाई 100 का स्क्वायर होता क्या है, तुम लोग लिख देना 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता है। और फिर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एक बार दोबारा से फॉर्मूला लगाओगे। अब की बार क्या लिखोगे, 120, 120 का स्क्वायर कर देना। तो 120 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1400। अच्छा 100 का स्क्वायर करा था तो 10,000 आया था, 120 का स्क्वायर करा तो कितना आया, 14,400। अब देखो अब चेंज निकालना है, तो बताओ भाई चेंज कितना हुआ। तो कोई चीज़ 10,000 की है, वो चीज़ 14,400 की होगी, तो इसका मतलब 4,400 का चेंज आया। ये तो चेंज आ गया काइनेटिक एनर्जी का। अब इसी चेंज को अगर तुम लोग उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा,
तो इनिशियल से ज़रा डिवाइड कर दो इसको, 10,000 से डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई करा, 2 जीरो इससे गए, 2 जीरो इससे गए, आंसर कितना आ गया 44%, और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब सारे ऑप्शन दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, 40 भी है, 44 भी है, 36 भी है, पर अपने को सही ऑप्शन सीधा ही मिल गया और वो क्या था 44%। ठीक है, चलो और देखते हैं और क्वेश्चन पूछे कि नहीं। यही देखो 2023 में एक और बार पूछ लिया, 2022 में पूछा, 2023 में, 2021 में पूछा। अब देख रहे हो कि हर साल यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है। अब मोमेंटम में 20% का बदलाव आया, तो भाई जल्दी से देखो, इनिशियल लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, के लिखेंगे, पी लिखेंगे। अब मोमेंटम में चेंज आया ना, तो मोमेंटम को 100 माना, 50% का चेंज आया तो भाई 150 हो गई। 100 का 50% मतलब 50, और 100 में 50 बढ़े तो 150। अब देखो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप फॉर्मूला लगा दो। दूसरे फॉर्मूले में क्या करोगे, 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर करोगे, तुम लोगों को पता है आंसर 10,000 आने हैं। फिर तुम लोग करोगे 150 का स्क्वायर। अब 150 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22,500 हो जाएगा। इन दोनों का जब तुम चेंज देखोगे, भाई 10,000 की चीज़ थी, 22,500 की होगी, चेंज कितना आया, चेंज मेरे हिसाब से 12,500 रुपये का आया। अब इसी चेंज को मल्टीप्लाई करोगे इनिशियल वैल्यू से और मल्टीप्लाई कर देना ज़रा 100 से, तो इसी चेंज को डिवाइड करना इनिशियल से और मल्टीप्लाई करना 100 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 12,500 डिवाइड बाय 10,000 इंटू में 100। 2 जीरो यहाँ से गए, 2 जीरो यहाँ से गए, आंसर आ गया 125%। एंड इसका ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 125%। तो लगभग समझ में आ रहा है कि हर साल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा। और देख लेते हैं, तो लगभग ये थे जो अपने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, लिमिटेड क्वेश्चन थे यहाँ पर। ठीक है, इससे पिछले सालों में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए अपने को यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है। अब एक करते हैं रेशो वाले सवाल। चलो ये रहे रेशो वाले सवाल। रेशो वाले में कह रहा है कि 2 बॉडी हैं, एक का मास, एक ए और एक बी, एक का मास 1 किलो, एक का मास 2 किलो। इन दोनों की लीनियर मोमेंटम इक्वल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो बता दो। सिंपल फॉर्मूला लगाओ और कुछ नहीं करना, p² बराबर 2m/k। अब इन क्वेश्चन में जरा m को मत खा जाना, यहाँ पर m को इग्नोर मत करना, फिर क्वेश्चन से तुम लोग इग्नोर हो जाओगे। यहाँ पर m इग्नोर नहीं होगा, ठीक है, वहाँ हो सकता है क्योंकि परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन है, वहाँ पर अपने को केवल उन चीज़ों वैल्यूज़ पे ध्यान देना पड़ता है जो चेंज हो रही हैं, सिर्फ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मास चेंज ही नहीं हो रहा तो मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब यहाँ पर मास चेंज हो रहा है तो ध्यान दूंगा, चेंज नहीं मतलब गिवन है तो ध्यान दूंगा। अब देखो p² का और pb² का रेशो करा तुम लोगों ने इधर m में लिखा, इधर KEA लिखा, इधर MB लिखा और इधर KEP लिखा। रेशो करना था तो रेशो कर लगा दिया मैंने। अब गिवन क्या क्या देखो, 2 से 2 जाएगा, A का मास 1 किलो, B का मास 2 किलो, बहुत बढ़िया। काइनेटिक एनर्जी का रेशो मेरे से पूछ रहा है ये, ठीक है, निकाल देंगे। और मोमेंटम तो दोनों सेम दे दी, मतलब अगर दोनों चीज़ें सेम दे दी तो कट जाएंगी, 1 बचेगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का रेशो कितना आ गया, 2 आ गया। अब तुम देख रहे हो क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी का रेशो इसने A/1 दिया है, पर अपने हिसाब से काइनेटिक एनर्जी का रेशो 2/1 आ रहा है और इनके हिसाब से A/1 आ रहा है। तो अगर तुम कंपेयर करोगे तो A की वैल्यू तो 2 आ गई और बहुत ईजी क्वेश्चन बन गया, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये चीज़ समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी सेम है, दोबारा से अब की बार काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे दी और फिर क्वेश्चन को पूछा है, तो करते हैं एक बार फिर से। 2 पार्टिकल लेते हैं, एक p1² एक p2² बराबर 2m1 2m2, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2। अब ध्यान से देखो जब भी अगर ऐसा कुछ हो a²/b², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ab का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर वही चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये p1 p2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होना है, 2 से 2 कटने के बाद दोनों के मासेस लिख दो, एक का 4 ग्राम है, एक का 16 ग्राम है। अब यहाँ पर ग्राम में ध्यान नहीं देना क्योंकि रेशो कट जाएंगे, तो इसको ज़रूरी नहीं कि किलोग्राम में चेंज करो। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी, ये तो कट जाएंगी, तो भाई यही आंसर बन गया मेरा 1/4 हुआ, और इधर स्क्वायर था तो उधर रूट चला जाएगा, तो 1/4 का जो रूट होगा वो 1/2 हो जाएगा। तो लगभग मेरे पास आंसर 1/2 आ गया। पर क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ इसने, n/2। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो
तो यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 1। तो देख रहे हो कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा रहे हैं। जो मैंने कंसेप्ट बताया कि रेशो और परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, दोबारा से एक और रेशो क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई और रेशो क्वेश्चन दिखता है तो अपने को, लो एक और रेशो क्वेश्चन दिखा। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है 2 बॉडीज़ हैं 4 ग्राम की और 25 ग्राम की, इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही हैं, इनका लीनियर मोमेंटम का रेशो बता दो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, लगभग क्या करना है अपने को, P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर 2m1k1 2m2k2, 2 से 2 गया, काइनेटिक से काइनेटिक है क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। यहाँ पे तुम लिखोगे 4/25। अब इधर दोनों तरफ स्क्वेयरिंग है तो उधर जाके क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। आंसर दोबारा से क्या आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा। और ऑप्शन में 2:5 है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि रेशो और कैसे रेशो के क्वेश्चन ज़रूर बन के आते हैं, इन पे अपने को ध्यान देना है रेशो के क्वेश्चन पे। तो मैंने बताया था कि रेशो और परसेंटेज बेस के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब तीसरी कैटेगरी अपने पास आ जाएगी कि जो क्वेश्चन थोड़े से कैसे हो सकते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों के अलावा क्वेश्चन मिसैलिनियस कैटेगरी के अंदर ये क्वेश्चन चले गए। तो लगभग वो क्वेश्चन है कैसे, एक बार वो भी कवर अप कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक एंड डिफरेंट टाइप का डाला हुआ है, जो कि इसका लेना देना काइनेटिक एनर्जी से नहीं है। ये एक सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन को इस चैप्टर के अंदर क्यों इंक्लूड करा, फिर भी मैंने ऐड कर लिया। इसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे। इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है। ये तुम्हारा एक ऐसा समझ लो कि एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। लो भाई, एक क्वेश्चन ये आया जो कि मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को मैं बोलता हूँ कि ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है। अब मल्टी कंसेप्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन की कैटेगरी भी मैं एक बार को मान के चलता हूँ कि मल्टी कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि इसमें हम एरर्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एरर्स की नॉलेज प्लस काइनेटिक एनर्जी की दोनों की नॉलेज अपने को यहाँ पर होनी चाहिए। तो एरर्स की क्या नॉलेज होनी चाहिए, देखो जब भी अपने को कोई भी वैल्यू a² b³ बाई c d⁻² 1/2 ऐसी फॉर्म में मिल जाती है, d⁻² 1/2, और मुझसे डेल्टा x पूछा जाता है, तो कभी भी डेल्टा x अकेला नहीं निकलता। डेल्टा x कभी भी क्या है, अकेला नहीं निकल सकता। ठीक है, ये कभी भी समझ रहे हो कि ये कभी भी अकेला नहीं निकल सकता। इसको हम सेपरेट नहीं निकाल सकते, कभी भी सेपरेट नहीं निकाल सकते। तो करें क्या, तो हमेशा डेल्टा x अपना डेल्टा x/x की फॉर्म में निकलता है। इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है रिलेटिव एरर। हमेशा रिलेटिव एरर की कैटेगरी में निकलता है, और जो भी इसके जिन वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, इनकी डिपेंडेंस की पावर हमेशा नीचे आ जाती है। जैसे 2 की पावर नीचे आएगी डेल्टा a/a लिख देंगे, 3b की पावर नीचे आएगी डेल्टा b/b लिख देंगे, प्लस c की कोई पावर नहीं है उसको c/c लिख देंगे, और d की पावर 1/2 नीचे आएगी डेल्टा d/d लिख देंगे। अपने को ये इग्नोर करना है कि कोई चीज़ नीचे है या ऊपर है, डिनोमिनेटर में है न्यूमरेटर में है, पावर प्लस है माइनस है, कुछ भी नहीं। अपने को सिर्फ क्या करना है, अपने को सिर्फ यहाँ पर ऐड करना है। अपने को कुछ नहीं देखना पावर क्या है, पावर चाहे प्लस हो माइनस हो, ठीक है, कोई चीज़ न्यूमरेटर में हो कोई चीज़ डिनोमिनेटर में, अपने को कुछ भी फोकस नहीं करना, बस अपने को प्लस करते चलना है। अब इस चीज़ का इस्तेमाल यहाँ कैसे करा गया, अपने को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv²। अब हाफ को यहाँ इग्नोर कर देना। अब देखो इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, पर एरर्स के अंदर कॉन्स्टेंट का कोई भी काम नहीं होता। तो तुम काइनेटिक एनर्जी को लिख दोगे डेल्टा k/k। अब m के ऊपर पावर 1 है तो ये तो सिंपल डेल्टा m/m आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 नीचे आएगा और इसको लिख दूंगा डेल्टा v/v। तो बस सिंपल ये कंसेप्ट लगाना है। चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को एक तो गिवन है मास गिवन है 5 ± 0.5। तो मास गिवन है 5 ± 0.5 और वेलोसिटी गिवन है 20 ± 0.4। तो चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो ये तो इनकी एक्चुअल वैल्यू है, मतलब कि ये इनकी एक ट्रू वैल्यू है, और ये आने वाला इनमें एरर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो ट्रू वैल्यू से। ये वाली वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो ये हाफ हो जाएगा मास 5 और v का स्क्वायर हो जाएगा 400, ये जाएगा 200 पर, और आंसर मेरे पास आ जाएगा 1000। तो काइनेटिक एनर्जी तो 1000 आ गई।
अब तुम देखोगे 1000 दो जगह है, एक तो ए वाले में भी है और एक डी वाले में भी है। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। अगर तुम लोग अब इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा डेल्टा के ई बाई के ई बराबर आ जाएगा डेल्टा एम। अब डेल्टा एम कितना है, डेल्टा एम भी 0.5 है, बाई 5 प्लस 2 इंटू 0.4 बाई में 20। अब देखो 5 से 5 गया, 2 से 2 गया, यहाँ बचा 0.1, यहाँ बचा 0.04, ये 0 ऊपर चला जाएगा और इसका आंसर आ गया 0.14। अब ये डेल्टा के ई बाई के ई आया, तो मेरे पास डेल्टा के ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.14 इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और 0.14 इंटू में काइनेटिक एनर्जी कितनी, 1000। अब 1000 है तो इसके 2 जीरो ये डेसिमल को मिल जाएंगे और एक जीरो बचेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 140। तो इसका मतलब मेरे पास जो नेट काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ गई, 1000 प्लस माइनस 140। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हो जाती है जूल, और ये ऑप्शन मेरे पास डी आ जाएगा। तो ये हो गया अपने पास आंसर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करेंगे कि वो इस आंसर को देखेंगे कि मेरा आंसर आ गया है, इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। ये गलती नहीं करनी है, अपने को डेल्टा के ई की वैल्यू निकालनी है। और जानबूझ के जेई ने ये ऑप्शन दिया है जहाँ पर बच्चे इस चीज़ को इतना ही छोड़ के आ जाएँ जल्दबाजी में, और ये ऑप्शन करेक्ट हो और उनके सीधा कितने नंबर जाएँ, -5 जाएँ। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में तुम लोग गलती मत करना, ठीक है। ध्यान से इन कंसेप्ट को समझो, ठीक है। अब बात आती है कि एक थोड़ा सा मिसैलिनियस क्वेश्चन था, उसको मैं एक बार यहाँ पर देख लेता हूँ, सर्कुलर मोशन का, जिसका वैसे तो खैर कोई काम नहीं था काइनेटिक एनर्जी में, फिर भी कोई नहीं, अब इंक्लूड करा है तो कर ही लेते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट पी, जो कि आर थीटा, मतलब वो सेंटर से आर डिस्टेंस दूरी पर है और थीटा एंगल पर है एक सर्कुलर पाथ पर, और ये बताना है वी उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है थीटा। मतलब कि देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन में काफ़ी सारी जानकारी अपने को दी हुई है। सबसे पहले तो एक सर्कुलर पाथ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने एक सर्कुलर पाथ बनाया, अब इस सर्कुलर पाथ पे अपने को एक सेंटर बनाना है और वो पॉइंट कंसीडर कर लेना है पी इस साइड है, ठीक है। अब ये मेरे पास मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास मेरी वाई एक्सिस है, और ये पी पॉइंट जो है वो आर डिस्टेंस दूरी पर है थीटा एंगल पर। तो इतना तो तुम सब लोगों को पता है कि यहाँ पर आर का कॉम्पोनेंट कट जाएगा जिसको बोलते हैं आर कोस थीटा, इधर आर का कॉम्पोनेंट कट जाएगा जिसको बोलते हैं आर साइन थीटा। इस क्वेश्चन को केवल वही लोग देखें और ट्राई करें जिनको थोड़ा बहुत भी डिफरेंशिएशन की अच्छी खासी नॉलेज है, मतलब थोड़ी बहुत भी नॉलेज चल जाएगी बट अच्छी खासी होगी तो और ज़्यादा बेस्ट है, और थोड़ा सर्कुलर मोशन आता है। क्योंकि एक टॉपिक ये इस कंसेप्ट का टॉपिक नहीं जो हम रिसेंटली पढ़े थे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐड करा है, हो चुका है, तो इसको सोल्व कर ही लेते हैं। अब आर के दो कंपोनेंट कटे तो मैं सीधा का सीधा मेरे पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ, आर कोस थीटा ये आई कैप में है प्लस आर साइन थीटा ये जे कैप में है, ठीक है। अब तुम लोगों को पता है कि जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो मैं क्या करता हूँ, अगर और मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो, एक कंसेप्ट पढ़ा है, तो डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, और एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इसको डबल डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है। चलो अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। अब यहाँ टाइम तो है नहीं, तो टाइम नहीं है तो टाइम लेके आओ। अब कैसे, तुम लोगों को एक चीज़ पता है कि थीटा जो होता है वो ओमेगा टी होता है। कैसे, थीटा का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी और ये टाइम। इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा है कि तुम्हारा जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा मान ली मैंने कि ओमेगा वेलोसिटी से घूम रहा है, और तो इसका थीटा की जगह में ओमेगा टी लिख सकता हूँ। तो चलो आर लिया, आर कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप आ गया। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, जब एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरा रेडियस कांस्टेंट है, बाहर आ गया। कोस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, ये आ जाएगा आई कैप, प्लस यहाँ इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर
और आर एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, ये कोस का हो गया, और साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके ओमेगा, और यहाँ आ जाएगा जे कैप। देखो अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पर ओमेगा दोनों में कॉमन आ रहा है? तो ओमेगा को मैं बाहर एक बार बुला लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप। चलो ये तो मेरे पास आ गया डी आर बाई डी टी। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आर ओमेगा को बाहर ही रखो। अब साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोस ओमेगा टी, ओमेगा बाहर और आई कैप, प्लस कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा बाहर और एक आ जाएगा जे कैप। फिर से ओमेगा कॉमन आ गया, इस ओमेगा को फिर से बाहर धकेलो, तो अंदर मेरे पास क्या बचा, माइनस कोस ओमेगा टी आई कैप और माइनस साइन ओमेगा टी जे कैप। चलो अब अपने को बस कुछ चीज़ें सब्सटीट्यूट करनी है। तुम लोगों को पता है कि जो मेरी वेलोसिटी होती है वो होती है ओमेगा बाय आर, मतलब मेरा ओमेगा जो होता है वो होता है वी आर, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि अभी हमने थीटा को क्या लिखा था, ओमेगा टी, तो अब इसको दोबारा से उल्टा करके थीटा लिख देंगे। तो देखो आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या लिख दूँ मैं, ओमेगा की जगह लिख देता हूँ मैं ओमेगा, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती करी हमने, वी की वैल्यू होती है ओमेगा आर, तो ओमेगा हो जाएगा वी बाय आर, तो यहाँ पे कर दूंगा वी बाय आर का स्क्वायर, इधर लिख दूंगा माइनस कोस थीटा आई कैप और माइनस साइन थीटा जे कैप। चलो आर हो गया, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो गया, यहाँ एज इट इज़ आ जाएगी चीज़, एक आर से एक आर कटा, आंसर मेरे पास आ गया वी स्क्वायर बाय आर माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, और ये ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर सी, जहाँ दोनों ही माइनस के हैं। तो बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, ठीक है। मैं इसको अगर कैटेगरी रखना चाहूँ तो इसकी एक हार्ड कैटेगरी आ जाएगी, क्योंकि जिसको भी अगर ये नॉलेज नहीं है, एक तो पहली बात इसके लिए अपने को मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है, एक तो वेक्टर की नॉलेज चाहिए, दूसरा सर्कुलर मोशन की बड़ी अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, तीसरा डिफरेंशिएशन की बहुत अच्छी खासी नॉलेज चाहिए अपने को। तो अगर बच्चा इन तीनों में से भी किसी एक चीज़ में कमज़ोर है तो वो इन क्वेश्चन को कभी कर ही नहीं सकता। तो लगभग ये ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। तो ये तो अपनी जो वीडियो थी ये थी काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के ऊपर। एक आखिरी मैंने इसका मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन भी करवाया और एक और मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन हमने करवाया। तो बस इतना ही है, तैयारी करते रहो और अपडेट रहो कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक करना हमारा मोटिव है और सिर्फ नंबर लाना हमारा मोटिव नहीं है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे और जेई के कुछ PYQs और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। थैंक यू।